गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक रहेगा हम लोग का जहांगीर। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकबर कर लिया था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अब करेंगे जहांगीर से जुड़े सभी तथ्य और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए जहांगीर से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो जहांगीर का जन्म जो है वो 30 अगस्त 1569 को हुआ था। इसका पहला विवाह जो है अंबर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री राजा मानसिंह की बहन मानबाई से हो रहा है, ठीक है। ये मानबाई क्या थी? तो मान सिंह की बहन थी। 1585 ईस्वी में जहांगीर जो है इससे विवाह करता है। फिर खैर है खुसरो मानबाई की संतान था, ठीक है। खुसरो जो होता है वो किसकी संतान है? मानबाई का। फिर 1586 में जो है सलीम दूसरा विवाह करता है उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से, जिससे शहजादा खुर्रम जन्म लेता है। अर्थात शहजादा खुर्रम जो आगे चलकर आपको क्या बनेगा? शाहजहाँ बनेगा। वो जो है आपके किसके पुत्र हैं या किसके कोख से जन्म लिया? तो वो जो है जगत गोसाई से, ठीक है। जगत गोसाई के माता हैं इनके, और ये तो पिता है ही आपके, ठीक है। तो आइए, और एक चीज़ यहाँ है, देखिए सलीम की बात की जा रही है। तो ये सलीम जो है जहांगीर की बचपन की नाम थी। तो सलीम का जो दूसरा विवाह होता है वो उदय सिंह की पुत्री जो है जगत गोसाई से। चलिए, और इसमें जो है भगवान दास की पुत्री जो है मानबाई से पहली शादी हुई है। क्लियर। आगे देखिए कह रहा है कि आगरा के किले में 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक हो रहा है, ठीक है। राज्याभिषेक 1605 ईस्वी में हो रहा है। और कह रहा है कि उसने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। तो ये उपाधि कौन सा लिया था? आपका नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ठीक है। अब कह रहा है कि देखिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है जहांगीर ने अपने पक्ष के सरदारों को उच्च पद प्रदान किए, जिनमें से एक अब्बुल फजल का हत्यारा राजा वीर सिंह बुंदेला भी था। कहने का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहांगीर के कहने पर ही अब्बुल फजल की हत्या राजा वीर सिंह बुंदेला कर देता है। उसके रास्ते में ही हत्या कर देता है अब्दुल फजल का। तो इसने क्या किया था कि जितने जहांगीर के पक्ष में सरदार लोग थे उसको उच्च पद प्रदान किया था। और फिर कह रहा है कि अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठती हैं विभिन्न लोकहितकारी आदेश दिए हैं, ठीक है। उसमें से कह रहा है कि दो आस्पा और सिंह आस्पा जो है, दो आस्पा और सिंह आस्पा, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका। किसने चलाई थी? तो जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत क्या था कि बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसमें जात नहीं बढ़ाना था, सबसे बड़ी बात है। और मनसबदार जितने भी थे उसमें सेना की संख्या भी बढ़ानी थी। तो दो आस्पा में क्या था कि इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे। जितने सवार हैं उससे डबल घोड़े होंगे। और सिंह आस्पा में क्या था कि इसमें मनसबदारों को अपने पद से 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, ठीक है। दो आस्पा में 2 हो गया और सिंह आस्पा में 3 हो गया। क्लियर। अब देखिए 1615 ईस्वी में कह रहा है कि राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हो रही है। चित्तौड़गढ़ की संधि कब हुई है? 1615 ईस्वी में। इसमें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता जो है स्वीकार कर ली और बादशाह जहांगीर ने राणा को चित्तौड़, जो आपका दुर्ग की किलाबंदी न करने के शर्त के साथ हुआ था जहांगीर और राणा के बीच में, ये चित्तौड़गढ़ की संधि। क्लियर। अब कह रहा है कि इस समेत जो है समस्त भूभाग वापस कर दिया जो अकबर के समय में मुगल अधिपत्य में था। कहने का मतलब इसमें भूभाग्य भी वापस हो जा रहा है और उसका किलाबंदी भी नहीं हो रहा है, दुर्ग का किलाबंदी भी नहीं कर पा रहा है। तो ये जो है इसके कारण जो है राणा आपके जो ये है राणा क्या बोलते हैं, राणा अमर सिंह, ठीक है। राणा अमर सिंह अधीनता जो है स्वीकार कर ली है। अब आइए आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि जहांगीर से विवाह के बाद, ठीक है, नूरजहां ने जुनता दल का निर्माण किया था, ठीक है। जब जहांगीर जो है किससे, नूरजहां से जब विवाह करता है तो उसने जुनता दल का निर्माण किया। अब कह रहे इस गुट के प्रमुख सदस्य थे, कौन कौन थे इसके सदस्य? तो देखिए एतामुद्दौला, या जिसका नाम था मिर्जा
गियास बेग, ये कौन थे? एतामुद्दौला आपके नूरजहाँ के पिता थे। फिर नूरजहाँ की माँ भी इसकी सदस्य रही हैं, अस्मत बेगम, नूरजहाँ की माता हैं अस्मत बेगम। फिर कह रहा है आसफ़ खां, ये भी नूरजहाँ का देखिए रिश्तेदार हैं भाई। और शाहजहाँ खुर्रम, बाद में जो आपको जल के शहजादा खुर्रम, जो आपका खुर्रम जो है आगे चलकर शाहजहाँ बनता है, ये भी इसके सदस्य रहे हैं। ठीक है, किसका? तो जुनता दल का। कह रहे इस गुट का प्रभाव जो है 1627 तक रहा था, जुनता दल का। फिर कह रहे नूरजहाँ से प्रभावित होकर जहांगीर के शासनकाल को जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, नूरजहाँ के कारण 2 भाग में बंट रहा है, 1611 से 1622 तक और 1622 से 1627 तक। तो प्रथम काल में जो है खुर्रम नूरजहाँ गुट का सदस्य था। ठीक है, कहने का मतलब खुर्रम जो था उस समय जब प्रथम काल को बांटा गया, जब तक कि खुर्रम जो है वो नूरजहाँ गुट का सदस्य था, लेकिन दूसरा जो बांटा जा रहा है वो खुर्रम इस गुट से अलग हो गया था। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं शहजादा खुर्रम शुरू में रहा है जुनता दल का, और बाद में क्या होगा कि 1622 से जो है ये ख़त्म हो जा रहा है और 1627 तक चल रहा है। ठीक है, तो 1627 तक जब इसका प्रभाव चल रहा है तो इसको 2 भागों में बांटा गया, 1621 से 22 तक जब खुर्रम रहा, और फिर दूसरा जो है खुर्रम इस गुट से अलग हो गया, मतलब 22 में अलग हो रहा है और वो 27 तक चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 तक रहा। कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में भेजे जाने वाला ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था। कहने का मतलब ये अंग्रेज़ था जो आपको जहांगीर के दरबार में आया था। फिर कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुग़ल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज भी विलियम हॉकिंस ही था। ठीक है, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान, या पूछता है कि खान की उपाधि, यहाँ देखिए इसको मिला है, हॉकिंस को मिला है इंग्लिश खान की उपाधि, और ये जो है इंग्लिश खान की उपाधि देते हुए कह रहा है कि आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया। ठीक है, और जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे सिस्टमल का नेतृत्व कौन किया था? सर थॉमस रो। ठीक है, तो सर थॉमस रो आ रहा है दूसरा बार, पहला बार आया है आपका विलियम हॉकिंस। क्लियर है? अब देखिए दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहा है कौन? सर थॉमस रो। अब सर थॉमस रो को क्या कर रहा है कि ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में, ठीक है, कब भेजा था? प्रथम दूत के रूप में आपको 18 दिसंबर 1615 में 15 को सूरत पहुंचता है, और जनवरी 2016 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। कहने का मतलब 1616 में आ रहा है जहांगीर के दरबार में, ऐसे वो इंडिया में 1615 में ही आ चुका है। करे उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद तथा अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला है। ये बादशाह के साथ कहने का मतलब जहांगीर के साथ ही मांडू, अहमदाबाद और अजमेर जैसे स्थानों पर घूमता है। फिर कह रहा है कि वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया है, वो मतलब शिकार में भी जाता था साथ में। वह आगरा में 1 वर्ष तक लगभग रहा। ठीक है, अब अगला देखिए कह रहा है कि पीटर मुंडी भी क्या था? ब्रिटेन का ही यात्री था जो शाहजहाँ के समय में आया था। ठीक है, ये जहांगीर की बात नहीं कर रहा है, ये शाहजहाँ की बात है। तो ये शाहजहाँ के समय में आया था पीटर मुंडी। क्लियर है? अब कह रहे हैं कि फ्रांसिस्को पेल्सर्ट ये डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय में भारत आया था। तो क्लियर है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर कहीं डच पर्यटक की बात करें, जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? हॉकिंस के बारे में पढ़ा, फिर सर थॉमस रो के बारे में पढ़ा। तो अगर वो दोनों तो अंग्रेज़ थे, अगर आपसे पूछे कि डच पर्यटक कौन आया था आपको जहांगीर के शासनकाल में, तो वो हो जाएगा फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। और कह रहा है कि इसने अपनी पुस्तक कौन सा, ये जो है फ्रांसिस्को पेल्सर्ट लिखा है रिमांस ट्रैटी पुस्तक, जिसमें जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर थी। कहने का मतलब चित्रकला जो है जहांगीर के शासनकाल में थी। कह रहा है कि पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ के विषय वस्तु से संबंध होती थी, जहांगीर ने इस बंधन से मुक्त कर दिया। पहले का विषय वस्तु क्या था
कि हस्तलिखित जितने भी ग्रंथ है उसी का विषय वस्तु पर चित्र होता था, ठीक है। लेकिन जहांगीर जो है इसको समाप्त कर देता है। और जहांगीर के समय से सर्वश्रेष्ठ चित्रकार उसमें कौन कौन है, देखिए, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, ठीक है। जहांगीर के समय में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे, तो उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र, ठीक है, जिसका नाम मंसूर को दिया था नादिर उल अस्त्र, और नादिर उल जमा, ठीक है, ये मिलता है अबुल हसन को उपाधि। तो ये भी आता है, नादिर उल अस्त्र मिला है अस्त्र उस्ताद को, और नाजिर उल जमा मिला है अबुल हसन को, ठीक है, ये उपाधि दी जा रही है। फिर कह रहा है कि उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। तो उस्ताद मंसूर जो है वो पक्षियों का विशेषज्ञ था, जबकि अबुल हसन जो है वो व्यक्ति का चित्र बनाता था, ठीक है। दोनों में महारत हासिल था। तो याद रखना है कि मंसूर जो है, मंसूर हम लोग याद रखेंगे तो मंसूर जो क्या खाता है, तो चिड़िया खाती है, जैसे कि दाल वगैरह मंसूर का। तो हम लोग याद रखेंगे कि ये पक्षी हो जाएगा ट्रिक से। और अब्दुल हसन जो है, अब्दुल हसन, ये आपके हसन से हम लोग हुस्न याद रखेंगे, तो हुस्न होता है हम लोग व्यक्ति के पास, तो वो हो जाएगा व्यक्ति का चित्र, ठीक है। तो व्यक्ति के चित्र बनाने में हासिल था। क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर दो चीज़ याद रखना है कि उस्ताद मंसूर को मिला था नादिर उल अस्त्र, और नादिर उल जमा मिला अब्दुल हसन को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक तथा समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारस भाषा में लिखी तथा उसका नाम तुजुके जहांगीरी रखा है, ठीक है। तो देखिए जहांगीर अपना खुद जो आत्मकथा लिख रहा है वो किस भाषा में लिख रहा है, फारसी भाषा में, और उसका नाम वही रहेगा तुजुके जहांगीरी। क्लियर, तुजुके जहांगीरी ये हो जाएगा आपको फारसी भाषा में। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है कि जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था, खुसरो था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद जो होता है वो जन्म लेता है आपका, खुसरो के बाद आता है ये आपके शाहजहां का जन्म होता है। तो खुसरो जो है वो तो सबसे बड़ा पुत्र होता है। गद्दी पर बैठते ही जैसे ही ये बैठ रहा है तो इससे विद्रोह हो जाता है, जो कि 1606 ईस्वी में जो है वह पराजित भी हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 1623 ईस्वी में जो खुर्रम है वो विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना का दमन किया तथा 1626 ईस्वी में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है, 1626 ईस्वी में ही। अब कह रहा है कि मुगल बादशाह जो है बाबर एवं जहांगीर के मकबरे क्रमशः, बाबर का कहाँ है, बाबर का है आपका काबुल में, आता है क्वेश्चन। और जहांगीर का जो है ये शाहदर्रा लाहौर में स्थित है, ठीक है। तो ये दोनों का कहने का मतलब भारत से बाहर है। जहांगीर मतलब कि जहांगीर मतलब गिरता है कोई तो बाहर गिरता है, तो वो गिर से हम लोग याद रखें कि भारत से बाहर रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, वो लाहौर। और बाबर का तो शुरू में था तो वो तो काबुल उसका मकबरा बना हुआ है। अब कह रहा है कि ये क्रमशः जो है काबुल आपका अफ़गानिस्तान में है और ये जो है आपका लाहौर जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहने का मतलब बाबर का अफ़गानिस्तान हो जाएगा और जहांगीर का जो है वो पाकिस्तान हो जाएगा। क्लियर। अब कह रहा है एतामुद्दौला का मकबरा जो है जी नूरजहाँ ने, कहने का मतलब एतामुद्दौला कौन थी, एतामुद्दौला कौन थे, तो आपके नूरजहाँ के पिता थे। तो कह रहा है कि ये जो है नूरजहाँ ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता मिर्ज़ा गियास याद ने बनवाया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये एक चीज़ बदल गया है। कह रहा है कि एतामुद्दौला का मकबरा जो है नूरजहाँ ने मतलब 1622 से 28 ईस्वी के मध्य में अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग के याद में बनवाया था, ठीक है, मिर्ज़ा गियास बेग के याद में बनवाया था। अब कह रहा है कि यह पहली कृति है जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई है। कहने का मतलब सबसे पहले संगमरमर से बनाई गई आपका मकबरा कौन है, तो एतामुद्दौला का मकबरा है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो है ये जो हम लोग का सबसे प्रसिद्ध जानते हैं वो क्या है, सबसे प्रसिद्ध जानते हैं हम लोग आपका ये ताजमहल,
ठीक है। तो ताजमहल से ज़्यादा पहले किसने बनवा दिया था? संगमरमर की मकबरा एतामुद्दौला ने, नूरजहाँ ने एतामुद्दौला का मकबरा बनवाया। अब कह रहा है कि यह जो है, ये तो हो गया पहली कृति थी जो पूर्णतः संगमरमर से बनाई गई। इसमें कह रहा है कि गुदाई एवं संगमरमर के अलावा क्या क्या पित्रादुरा जिसको हम लोग पित्रादुरा का प्रयोग सजावट हेतु पहली बार किया गया है। तो यहाँ दो चीज़ें मिलती है कि जो है सबसे पहले इसमें संगमरमर का पूर्णतः बनाया गया मकबरा मिल रहा है, और इसमें जो है पित्रादुरा का भी प्रयोग सबसे पहली बार हुआ है। ठीक है, पहली बार किया गया है सजावट हेतु। अब आइए आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं कि गोविंद महल का, ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित 7 मंजिला महल है। कौन सा? गोविंद महल। गोविंद पैलेस जो है मध्य प्रदेश में दतिया में स्थित है। कह रहे इसका निर्माण 1614 में राजा वीर सिंह देव द्वारा पत्थरों से करवाया गया है। कह रहा है अर्थात गोविंद महल का निर्माण किसने करवाया है? तो राजा वीर सिंह देव ने। क्लियर रहेगा, याद। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं तो क्वेश्चन आंसर पे आएगा। प्रश्न कोश आ रहा है, तो प्रश्न कोश पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए आ गया, कह रहा है 2 आस्पा और सिंह आस्पा जो है प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये आपका हो जाएगा जहांगीर। अभी पढ़ा हम लोगों ने। 2 आस्पा में क्या था? दोगुना, और सिंह आस्पा में क्या था आपका? तिगुना। ठीक है, इसमें क्या था कि बिना जात बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी, और 2 आस्पा था जो आपको सवार का दुगुना घोड़ा रखता था, और जो इसमें सिंह आस्पा था वो तिगुना घोड़ा रखता था। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि ये जो है आपका कह रहा है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करना है। कह रहा है कि जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो ये तो ठीक है। फिर कह रहा है मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे, तो ये तो नहीं है। अब कह रहा है मनसबदारों के 3 वर्ग थे। फिर कह रहा है कि दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, ये तो सही है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका केवल 1 और 3। ठीक है, मनसबदारों का 3 वर्ग था। कौन कौन था देख लीजिए। तो कह रहा है कि मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब कह रहा है कि ये जो है उसके शासनकाल के 11वें वर्ष में ये प्रारंभ किया गया था। कह रहा है कि मनसब प्राप्त 3 वर्ग में विभक्त था। कौन कौन सा देखिए। तो एक था आपका 10 से 5000 तक मनसबदार, फिर था एक 500 से 2500 तक, उसको अमीर बोला जाता था, और 2500 से ऊपर जो था उसको अमीर आजम कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा जो है जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। मनसबदारों के वेतन नगद और जागीर दोनों ही रूप से देने की व्यवस्था थी। तो मनसबदारों को वेतन जो है दोनों तरह से दिया जाता था, नगद लेना है तो लीजिए, या जागीर में भी दिया जाता था। फिर करें मनसबदारों को जागीरें स्थानांतरित कर जाती थी तथा ये मृत्यु पर जब्त की जाती थी। इस प्रकार मनसबदार अनुवांशिक नहीं होते थे। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आइए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो राणा और आपको किसके, जहांगीर के बीच में संधि होता है, चित्तौड़ की संधि। तो ये देखिए 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य में चित्तौड़गढ़ की संधि होती है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें राणा ने, कौन? राणा अमर सिंह की बात कर रहा है, मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तथा जहांगीर के शासन को चित्तौड़ या दुर्ग की किलाबंदी न करने के साथ साथ वो क्या करता है कि भू वापस कर देता है जो अकबर के समय मुगल अधिपत्य में था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ चुका है, हॉकिंस को भेजा है। ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। और दूसरी बार आ रहे हैं आपके सर थॉमस रो, तो ये तो क्लियर है। पहला हमारा सबसे पहले किसको भेजा था? तो हॉकिंस को। अब कह रहे विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले प्रथम अंग्रेज राजदूत था। अब कह रहा है कि ईस्ट इंडिया जो है
कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला यह पहला अंग्रेज भी था। कह रहा है यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा था। कब से? तो 8 से 11 तक, 16 से 8 से 1611 तक। फिर कह रहा है सम्राट जहांगीर ने उसे 400 का मनसब भी दिया था और हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देकर अर्मीनिया की एक स्त्री से उसका शादी भी करा देता है। ठीक है, तो इंग्लिश खान किसको उपाधि मिला था? आपको विलियम हॉकिंस को याद रखना है। और कह रहा है सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, ये भी आया था। तो ये हो गया आपका जेम्स प्रथम वाला, जिसका राजदूत का नाम क्या था भाई? तो सर थॉमस रो था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम क्या राजदूत था? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, देखिए इसको। तो ये आपके कौन थे? इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, कौन था आपको? तो थॉमस रो आया था। तो थॉमस रो जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए उत्तर जो है किसी क्वेश्चन ये UPPCS प्री में आया था जिसमें कि ये ऑप्शन है दिया ही नहीं था। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका थॉमस रो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो खान की उपाधि किसको दिया था? आपको हॉकिंस को। ये भी क्वेश्चन आता है। व्याख्या ऊपर हम लोग पढ़ ही लिए हैं कि इसको जो है हॉकिंस को खान की उपाधि देता है और उसकी शादी अर्मीनिया के एक स्त्री से भी कराता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। व्याख्या ऊपर की ही है, दे रहा है। अगला कह रहा है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान, या जिसको हम लोग अभी खान के बारे में जाने, तो इंग्लिश खान या खान की उपाधि किसको मिली थी? तो विलियम्स हॉकिंस को। क्लियर है ये चीज़? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश राजदूत ने सर थॉमस रो भारत आया था शासनकाल में। किसके शासनकाल में सर थॉमस रो आया था भाई? तो ये भी देखिए आपके जहांगीर के शासनकाल में ही आया था और इसको भेजा था सबसे जेम्स प्रथम ने, सबसे पहला आया था, उसके शासनकाल का पहला अंग्रेज था। तो ये भी क्लियर है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो जो आया है, यहाँ पूछ रहा है कि आपको किस वर्ष में वो भारत आया था। ठीक है, सर थॉमस रो किस वर्ष में भारत आया था? तो देखिए आया था भारत 1615 में। और ये जो अगर पूछेगा कि जहांगीर के दरबार में कब गया था, तो ये जहांगीर के दरबार में ये जो है आया था 1616 में। क्लियर है? चूँकि 15 में भारत आ गया था, लेकिन घूमते घूमते आया 1616 में। क्लियर है? तो यही पढ़ लेते हैं व्याख्या क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि सर थॉमस रो जो है वो 1615 से 1619 तक रहा भारत में। और कह रहा है कि ये जो है राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। कब? दूत के रूप में 16 सितंबर 1615 को सूरत, मतलब भारत में आ गया था 1615 में। अब कह रहा है कि जनवरी 1616 में वह अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है। कहने का मतलब जहांगीर के दरबार में कब पूछेगा तो 1616 हम लोग चलेंगे। अब इसमें कह रहा है कि इसमें जो है बादशाह के साथ कहाँ कहाँ घूमता है? मांडू, अहमदाबाद, अजमेर जैसे स्थानों पर जाने के बाद वह शिकार में भी जाता था, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। और आगरा में लगभग 1 साल तक रहा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर रहा है कि भारत में इंग्लैंड के कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो देखिए मांडू, अहमदाबाद ये सब घूमने वाला कौन था? आपका सर थॉमस रो था। ठीक है, तो सर थॉमस रो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो ये तो अजमेर में मिला था इससे। ठीक है, अजमेर में 1616 में आया था। फिर आपको पढ़िए, आते हैं व्याख्या में भी आ जाते हैं। फिर देखिए कह रहा है सर थॉमस रो 1616 में अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिल रहा है। ठीक है, जहांगीर से पहली बार मिला। फिर कह रहा है 1615 से 19 तक भारत में रहा और 1619 में वह जहांगीर के फरमान लेकर इंग्लैंड लौटा कि मुगल दरबार में अंग्रेज़ों का इसी प्रकार स्वागत होता रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि
एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया है वो कौन है? तो आपके फ्रांसीसी पेलसर्ट हैं। और ये कौन सा पुस्तक लिखा है? तो आइए, इसमें तो दिया होगा आपको, देखिए दिया हुआ इसमें पुस्तक लिखा है रेमेंस ट्रेटी, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था। तो देखिए कह रहा है कि पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था। ये पीटर मुंडी जो है ये तो शाहजहाँ के शासनकाल में आया था, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था पीटर मुंडी के बारे में। तो ये तो आपको आया था किसके शासनकाल में? शाहजहाँ के, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग अभी दूर रखते हैं, क्योंकि शाहजहाँ जब आएगा तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं हम लोग। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि निकोलो मनुची जो था, मनुची इटली का यात्री था जो उत्तराधिकारी युद्ध के समय भारत आया था, ठीक है। और विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के समय भारत आया, तथा फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो हैं वो डच पर्यटक था जो कि जहांगीर के समय में आया था। क्लियर है? उसने अपने पुस्तक, इसका जो है फ्रांसिस्को पेलसर्ट जो है, इसने कौन सी पुस्तक लिखा? रेमेंस ट्रेटी, जिसमें कि जहांगीर के समय का पूरा अच्छा से विवरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो देखिए इसमें आपको जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री कौन सा है? तो देखिए आपको इसमें फ्रांसीसी पेलसर्ट हैं, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उत्तर बी भी दे रहा है, जो कि यह आपका कौन था? आपका एक अंग्रेज नहीं था। ये ध्यान देने की बात है, जिसमें अपना वो पुस्तक भी लिखा है रेमेंस ट्रेटी, जिसमें कि आपका जहांगीर के शासनकाल का एक सुव्यवस्थित तरीके से व्याख्या भी किया हुआ है। तो व्याख्या ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो अभी पढ़े हम लोगों ने फ्रांसीसी पेलसर्ट के बारे में। अब देखिए कह रहे हैं कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो अभी हमने बताया था कि जहांगीर से याद रखेंगे जो गिर गया है, और बाबर का जो है वो काबुल, तो काबुल आपका अफगानिस्तान में है, और जहांगीर का जो है वो लाहौर पाकिस्तान में है। तो वही देखिए पढ़ते हैं व्याख्या क्या कह रहा है। तो बी और डी दोनों हो जाएगा। अब कह रहा है कि मुगल शासक बाबर और जहांगीर के मकबरे क्रमशः काबुल और शाहदारा जो आपका लाहौर में पड़ता है स्थित है। कहने का मतलब बाबर का कहाँ है? तो बाबर का आपका हो जाएगा काबुल में, ठीक है। बाबर का हो जाएगा काबुल, और फिर हो जाएगा आपका जहांगीर का हो जाएगा वो लाहौर। क्लियर? तो कह रहा है कि ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। तो इस तरह से मेरा ऑप्शन बी और डी सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि सम्राट जहांगीर का कहाँ दफनाया गया है? तो जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है? आपको लाहौर में। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो देखिए गिर मतलब बाहर गिरने का बात बताया था। जहांगीर जो है और बाबर, ये तो अभी पढ़ा हम लोगों ने। तो जहांगीर गिर से याद रखेंगे कि गिरता है आदमी बाहर, तो भारत के बाहर कौन सा स्थित है? आपका जहांगीर। ज़्यादातर ऑप्शन यही मिलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि मुगल चित्रकला जो है किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा पर पहुंची थी? तो ये तो आपको जहांगीर के शासनकाल में था, जिसमें कि उस्ताद मंसूर और आपका फजल भी थी, अब्बल भी था, ठीक है। तो वो हसन भी था। तो कहने का मतलब आपका मंसूर और हसन जो है, अभी जैसे बात किए थे, ये प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के शासनकाल में। तो देखिए आगे पढ़ लेते हैं हम लोग इसका व्याख्या। तो कह रहा है कि मुगल चित्रकला जहांगीर के शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई। पहले चित्रकारी हस्तलिखित ग्रंथ से विषय वस्तु से संबंध होता था, ये भी पढ़ लिया है। फिर कह रहा है जहांगीर ने उसे इसको क्या कर रहा है? बंधन से मुक्त कर दे रहा है। अब कह रहा है कि फारूक बेग, दौलत, मनोहर, मंसूर, ठीक है, और अबुल हसन आदि जो हैं उसके शासनकाल के ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा का बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित करवा लिया। फिर कह रहा है जहांगीर के समय से सर्वोत्कृष्ट चित्रकार कौन कौन निकला? तो आपका उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। और इसमें से देखिए कह रहा है कि सम्राट जहांगीर ने इन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र और नादिर उल जमा, ठीक है, दोनों हम लोगों ने पढ़ चुका है इसके बारे में। तो नादिर उल अस्त्र मिला था उस्ताद मंसूर को, और नादिर उल जमा मिला था अबुल हसन को।
तो कह रहा है कि उपाधि प्रदान की थी। और देखिए ट्रिक भी बताया था कि मंसूर जो होता है वो पक्षी खाता है, तो पक्षी विशेषज्ञ हो जाएगा उस्ताद मंसूर। और ये जो है अबुल हस्न जो है, तो हुस्न कहाँ होता है? व्यक्ति के पास। तो ये ट्रिक के रूप में याद रखें कि हस्न जो अबुल हसन था, ये आपको व्यक्ति चित्र का महारत हासिल थी। क्लियर? विशेषज्ञ था व्यक्ति चित्र का अबुल हसन और पक्षी चित्र का था उस्ताद मंसूर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो जहांगीर के शासनकाल में जो है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उर जमा की पदवी दी थी? तो ये देखिए जमा होता है, तो ये जो है आपका जमा रहेगा तो अबुल हसन हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जहांगीर काल में अब आ गया, इसको मिला था, देखिए ये मिला था नादिर उल अस्त्र का उपाधि जो है, नादिर उल अस्त्र मिला था किसको? तो उस्ताद मंसूर को। अब देखिए दोनों का हो गया, मंसूर को भी देखिए ये यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 का। फिर आगे कर रहा है जहांगीर के शासनकाल या दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो आ ही गया, मंसूर हो जाएगा, ट्रिक याद है तो। ठीक है, फिर कह रहा है कि मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है। तो कौन सा मुगल बादशाह भी लिखा है? तो ये जहांगीर ने तुजुके जहांगीरी में लिखा था। ठीक है, तो आइए पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक और समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुके जहांगीरी रखा है पुस्तक का। ठीक है, तो तुजुके जहांगीरी हो गया। अब कह रहा है जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में अपने गुणों के साथ, ठीक है, अपने व्यक्तिगत दोषों का भी लिपिबद्ध किया है। इस ग्रंथ में 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में प्रस्तावना है जो जहांगीर के मृत्यु के बाद मोहम्मद हादी द्वारा लिखी गई थी। उसके अंतर्गत जो है बादशाह के आरंभिक जीवन का उल्लेख किया गया है। फिर दूसरा भाग में क्या है, आइए दूसरा भाग में देखते हैं। लिखा हुआ है कि ग्रंथ का मूल भाग है और फिर जिसकी रचना जहांगीर ने स्वयं किया है, और ग्रंथ के तीसरे भाग में जो है रचना भी उसका मोहम्मद हादी ने किया है। और कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी थी जो आपका तुर्क भाषा में है। तो इसका ट्रिक बताया था कि तू से तू मिला लेना है, तो तुजुके बाबरी आपका तुर्क भाषा का हो जाएगा। ठीक है, और तुजुके जहांगीरी जो होगा वो आपके फारसी भाषा में हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आइए, कह रहा है कि अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया गया था किसके द्वारा? तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अबुल फजल जहांगीर के कहने पर मृत्यु किया था। तो उसको क्या हुआ था कि उसने अबुल फजल का हत्यारा जो था उसको जहांगीर ने अच्छे पद धारण किए थे या पुरस्कृत किए थे। ठीक है, तो देखिए इसका व्याख्या पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 3 नवंबर 1605 को आगरा के किले में जहांगीर 3 नवंबर 1605 को इसका राज्याभिषेक हो रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि उसने नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि अपने पक्ष में जो भी सरदार थे उसको उच्च पद प्रदान किया। और अबुल फजल का एक हत्यारा था जिसमें कि आपका अबुल फजल के हत्यारे का क्या नाम था? तो वो था वीर सिंह बुंदेला। राजा वीर सिंह बुंदेला उसको हत्या करता है और वो क्या करता है कि अबुल फजल के हत्यारे को जो है पद देता है अच्छा। अब कह रहा है कि अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने भी अपना शासन उदारता से आरंभ किया और गद्दी पर बैठते हैं विभिन्न लोक हितकारी आदेश भी दिया था। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो देखिए इसमें जो है आपका कौन कौन था? तो जहांगीर के विरुद्ध आपका जो खुर्रम था, ठीक है, खुर्रम था, फिर खुसरो भी था। खुर्रम खुसरो दोनों तो भाई, और फिर एक और देखिए आपको मिलेगा, इसमें आपको महावत खां भी मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन आपका 2, 3 और 4 हो जाएगा। तो डी देखिए दे ही रहा है आपका। देखिए वही बात आ गया कि जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो था, जो कि गद्दी पर बैठना जैसे ही बैठता है तो वो विद्रोह हो जाता है।
जो 1606 ईस्वी में पराजित भी हो जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि 1623 ईस्वी में जो है शहजादा खुर्रम के विद्रोह का महावत खां के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने दमन किया था, और 1626 में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो तीनों का आ जाएगा आपका नाम। अब कह रहे खुसरो जो है किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो खुसरो, ये हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़े थे, इसका जो है खुसरो सबसे बड़ा पुत्र था और ये जहांगीर का था। ठीक है, देखिए ऊपर भी दे रहा है कि खुसरो जो है वो इसका पुत्र था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं व्याख्या कर है। खुसरो जहांगीर के सबसे बड़ा पुत्र था, जहाँ जहांगीर की राजपूत पत्नी मानबाई का ये मानबाई से उत्पन्न हुआ था, तो मानबाई इसकी माता हो गई खुसरो का। और कह रहा है इसने अपने मामा मान सिंह एवं ससुर मिर्जा अजीज़ कोका की सह पर अप्रैल 1606 में अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दे रहा है। जहांगीर ने खुसरो को आगरा के किले में नज़रबंद रखा, परंतु खुसरो अकबर के मकबरे की यात्रा के बहाने भाग जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि बाद में खुसरो को जहांगीर द्वारा समझाने के प्रयास असफल होने पर, ठीक है, भैरावल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध हो जाता है। ठीक है, जिसमें खुसरो जो है वो हार जा रहा है, इसको पकड़कर कैद में डाल दिया जाता है तथा कालांतर में खुसरो द्वारा जहांगीर की हत्या का षड्यंत्र रचने के कारण इसे अंधा करवा दिया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है आगे चलिए बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि खुर्रम शाहजहां ने अपने दक्षिण अभियान के समय खुसरो को अपनी साथ ले जाकर 1621 में उसकी हत्या करवा देती है। ठीक है, अब देखिए चलिए यहाँ तक हो गया। अब कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो देखिए इसमें तो बहुत सारे लोग थे, आपको गियास बेग था, खुर्रम था, आसफ खां हिले था, फिर आपका जहांगीर जो है वो खुद आपको उसमें नहीं शामिल था। तो जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां जो है वो नूरजहां गुट, जिसका नाम जुनता दल था, उसका निर्माण किया है। और इस गुट के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? तो एतामुद्दौला, ठीक है, एतामुद्दौला जिसका नाम मिर्जा गियास बेग भी था, ये आपका नूरजहां का पिता था। नूरजहां की माता भी थी अस्मत बेगम, और आसफ खां इसका भाई भी था। और शहजादा खुर्रम जो बाद में शाहजहां के नाम से जाना जा रहा है वो भी इसमें शामिल था। तो वो भी दो बाद में रहता है, जैसे कि इसको दो भागों में बांट दिया जाता है दो शासनकाल में। तो जहाँ खुर्रम रहता है वो रहता है आपको 1622 और फिर 1627 से 27 तक एक अलग काल में उसको विभाजित किया गया। ऊपर हम लोगों ने पढ़ चुका है इसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं, तो कह रहा है कि एतामुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो एतामुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था, और ये ऐसी किला है जिसमें सबसे पहले संगमरमर का किला बना था। तो आइए पढ़ ले रहे हैं। कह रहा है कि एतामुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता मिर्जा गियास बेग की याद में बनवाया था। कह रहा है कि यह आगरा में जमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकृत इमारत है। मुख्य मकबरा श्वेत संगमरमर का है, और ये जो है सबसे पहले मकबरा में श्वेत संगमरमर का यूज हुआ था, तो एतामुद्दौला के मकबरा में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि परचिनकारी या पिटरा डेवरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए ये जो है परचिनकारी या पिटरा डेवरा दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित रखता है। तो ये आपका हो जाएगा परचिनकारी। परचिनकारी क्लियर हो गया। ये देखिए 66वां बीपीएससी 2020 का भी हाल फिलहाल का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अजीब तरीका का क्वेश्चन है, यूनिक है। तो हम लोग को याद रखना है इसको कि परचिनकारी किससे संबंधित है? तो कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ये दीवारों में परचिनकारी संबंधित है। क्लियर है? चलिए तो आते हैं हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो कह रहे हैं पच्चीकारी या परचिनकारी, जिसको हम लोग पिटरा डेवरा के नाम से भी जानते हैं, कह रहा है कि अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पिटरा डेवरा नाम के जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमादुद्दौला के मकबरे में बनवाया था, जिसको नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो यही कह रहा है कि इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। क्लियर है? तो चलिए ये क्लियर हो गया। इसका प्रयोग भी हम लोग जान गए कि कहाँ हुआ था, सर्वप्रथम
एतमाद उद दौला के मकबरे में। क्लियर है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है कि निम्नलिखित में सुमेलित करना है और कूट के अनुसार इसको सजाना भी है। तो हम लोग आते हैं डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि इसमें सब चीज़ मिल जाएगा हम लोग को। तो कह रहा है कि संभल की जामा मस्जिद कहने का मतलब बाबर द्वारा बनवाया था। ये कहाँ है? संभल में। और दिल्ली में जो है ये दीन पनाह का हुमायूं किया था। दीन पनाह का हुमायूं ये तो पता होगा। फिर आगरे के किले में स्थित जो जहांगीरी महल है वो अकबर द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया। फिर कह रहा है कि जबकि जहांगीर ने सिकंदरा या आगरा में अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था। क्लियर है। तो ये हो गया आपका चारों का चारों क्लियर। आप वहाँ पर जाकर मैच कर लीजिएगा। अब देखिए कह रहा है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला के अप्रतिम उदाहरण है, कहाँ स्थित है भाई? तो ये आपको दतिया में स्थित है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और गोविंद महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी ध्यान देने की बात है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए कह रहा है गोविंद महल जो है मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है और ये 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण 1624 में कौन कराया था? राजा वीर सिंह देव ने। ठीक है, याद रखना है, गोविंद महल वीर सिंह देव ने निर्माण करवाया था। ये पत्थरों से करवाया गया था। यह कह रहा है कि बुंदेल काल में उत्तम वास्तुशिल्प का उदाहरण है। गोविंद महल के दीवारों पर की गई पेंटिंग एवं अन्य वास्तुशिल्प पर्यटकों को आकर्षित करती है। तो इसमें कौन कौन सा है? इस पे दीवार पर की गई पेंटिंग और वास्तुशिल्प जो है इसका मुख्य आकर्षक है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कर निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो नहीं है, देख लीजिए। ये कह रहा है कि ये जो है अकबर का मकबरा, ये तो है सिकंदरा। आप ऑप्शन देख लीजिए, ये जो डी जो है आपका, इसमें ये जो कह रहा है कि अजमेर में है आपका, ये गलत है। बाकी आप एक बार याद रखिएगा कि अकबर का मकबरा कहाँ है? ये तो सिकंदरा में पता है। फिर देखिए जहांगीर का कहाँ है? तो ये आपका शाहदर्रा है। शाहदर्रा मतलब ये आपका लाहौर में पड़ता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? ये तो आपको फतेहपुर सिकरी में है। और शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा आपका कहाँ पड़ जाता है? तो ये आपको दिल्ली में है। ये दे रहा है कि अजमेर में होगा। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या कर रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में नहीं बल्कि कहाँ है? दिल्ली में है। और 1325 में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु होती है और इसमें गियासुर दिल्ली में दफनाया गया। इनके शिष्यों में जो है अमीर खुसरो और हसन अहमद देहलवी प्रमुख थे। इनमें अन्य 3 युग सुमेलित हैं। क्लियर है। बाकी ऊपर का 3 सुमेलित है। एक जो है निजामुद्दीन औलिया वाला गलत था, जो कि दिल्ली में है, वो अजमेर दे रहा है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया निजामुद्दीन औलिया का। तो आज इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, जहांगीर का आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। 31 क्वेश्चन थे इसमें। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।